जीएसएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में विस्तृत परावर्तन टॉपिक तक पढ़ा चुके थे, आगे से हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जानने के लिए हम उसका परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। देखिए, नहीं समझ में आया तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण। और इसके सामने हम कोई वस्तु या गेंद रख देते हैं। ठीक है, अब ये जो गेंद है वो हमें कहाँ दिख रहा है? दर्पण में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखे हैं। ठीक है, उसकी आकृति हमें कहाँ मिल रही है? दर्पण में दिखाई देती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। इसमें प्रतीत नहीं हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। यह जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अगर कोई किरण, जैसे मान लीजिए हम एक पर्दा ले लेते हैं। ठीक है, पर्दे पे अगर ये जो किरण है वास्तविक प्रतिबिंब की, वो हमें इसकी प्रतिबिंब पर्दे पे क्या कर सकते हैं? इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यह किरण को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका जो वस्तु होता है सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जस्ट इसका अपोजिट होता है वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसका जो वस्तु होता है हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। चलिए आगे हम लोग का टॉपिक है दर्पण। दर्पण, ठीक है, दर्पण क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्पण। आप लोग दर्पण देखे होंगे, घरों में देखे होंगे। घरों में किस प्रकार का दर्पण होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग खोज लीजिएगा। कल हम, अगर जिसको डाउट रहेगा वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। ओके, दर्पण क्या होता है? दर्पण कोई चिकना पृष्ठ होता है। ठीक है, कोई चिकना क्या होता है? पृष्ठ होता है जिसके एक साइड पर क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश रेड ऑक्साइड का, किसी भी चीज़ का हम कलई कर देते हैं। ठीक है, तो और उसके एक साइड को हम क्या बना देते हैं? पॉलिश करने के बाद परावर्तक तल बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, अब जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है, ठीक है, जिसके परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से समतल कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं? गोलीय कर देते हैं, मतलब गोले आकार का बना देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। कुछ जान लेते हैं समतल दर्पण के नियम। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये समतल दर्पण है? ठीक, सबसे पहले समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी बनता है। सदैव क्या बनता है? आभासी बनता है। और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। मतलब जो प्रतिबिंब का साइज होता है, प्रतिबिंब का साइज, बिंब मतलब अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे बिंब क्या है, बता देते हैं हम। बिंब का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक,
और समतल दर्पण के बारे में हम समझ गए कि समतल दर्पण को पहचानना हुआ तो पहचान लेंगे। अब इसी प्रकार गोलीय दर्पण को कैसे पहचानेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के। जितनी बातें बता रहे हैं सब लोग अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बन सकता है जितनी कि समतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में अब हम लोग जान गए हैं, तो अब जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। किसी कांच देखे होंगे सभी लोग, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को, कटा हुआ हो चाहे जिसमें चेहरा देखते हैं वो वाला शीशा, मिरर हो, चाहे जो भी, ठीक है, वे भाग होते हैं जिनके एक साइड पर रेड ऑक्साइड का कलर कर दिया जाता है। रेड ऑक्साइड का कर दीजिए या ग्रे कलर का पेंट कर दीजिए या फिर आप कलही कर दीजिए, इसको कलही भी बोला जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है। फिर उसके जिस साइड पर हम कलर करते हैं उससे चमकदार तल से, मतलब उसके चमकदार तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण का फिगर। मान लीजिए ये हमारा कोई गोला कांच है, क्या है, गोला बन नहीं पा रहा है, ऐसे से समझ लीजिएगा, गोला कांच है, ठीक है। इसके हम एक साइड को मतलब एक साइड के उभरे हुए तल पर हम क्या कर लेते हैं, रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको काट कर निकालेंगे तो देखिए ऐसे निकलेगा, ठीक। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अभी हम बताएं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके दबे हुए भाग में हम कलही करते हैं या रेड ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक, अब जान लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का डिफिनेशन देख लेते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं, रेड ऑक्साइड का कलर करते हैं और इसका जो प्रकाश का परावर्तक होता है दबे हुए भाग से होता है। ये हमारा क्या हो गया, दबा हुआ भाग। आप लोग ऐसे फिगर बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं, दबा हुआ भाग, प्रकाश का परावर्तक। और ये क्या है, उभरा हुआ भाग। और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण। इसको काट कर निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा हमारा, इसके दबे हुए भाग पर रेड ऑक्साइड का कलर किया जाता है या कलर किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके दबे हुए भाग पर हम क्या करते हैं, कलही कर देते हैं या रेड ऑक्साइड का कलर कर देते हैं। और इसका प्रकाश का परावर्तक किस तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा उभरा हुआ तल, जिससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तक, प्रकाश का परावर्तक। और ये हमारा कौन सा तल हो गया, दबा हुआ।
दबा हुआ भाग। और ये कौन सा हमारा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। ठीक है, अभी तक हम लोग गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लिए हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। कुछ निम्न परिभाषाएं देख लीजिए। दर्पण का ध्रुव, ये हमारा कौन सा दर्पण है आप लोग बता सकते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल कहाँ है? ये हमारा परावर्तक तल है। ठीक है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। वक्रता केंद्र, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले के भाग का होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसे केंद्र का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। और दर्पण के ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से। ओके, अब वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है इसको बाद में देखते हैं, पहले मुख्य फोकस देख लेते हैं। फिर देखते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष में हमारा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण या दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा, यही है ना रेखा, बीच मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, या सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब जल्दी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य फोकस या फोकस। अब फोकस क्या होता है? किसी, ये हमारा फोकस, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, फोकस को एप्स, कैपिटल एप से डिनोट करते हैं। किसी गोलीय दर्पण या दर्पण के ध्रुव की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जब हम यहाँ पे वस्तु को हमारा आता हुआ जब दिखेगा तो यहाँ से मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष के मतलब यहाँ पे काटेगा। ठीक है, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जब अभी आगे पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा आप लोग अच्छे से। और अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव हो गया या दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये इतना जान गए हैं तो अब हम ये भी जान लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट करके है, 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है ऑप्शन में, कभी कभी 1 नंबर का ही मोस्ट आता है। लिख लीजिए, ये डिफिनेशन लिख लीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब F बराबर R/2। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग आज के लिए। और आगे हम अगर जिसको बुक होगा, जिसके पास थोड़ा सा इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।